हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आपकी जो सीटेट के प्रैक्टिस सेट 1 था, ये आपका कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने 30 क्वेश्चन पर बात की थी। और एसएसटी की सेकंड पेपर जो आपका है, एसएसटी सीटेट सेकंड पेपर, इसकी जो आपका सेट है, सेट 1 हो चुका है। और इसी पे हम बात करेंगे आज, उसके आगे। ठीक है ना। 35 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके आगे आज हम बात करेंगे और ये आपका जो सीरीज़ है, ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये सेट आपका लगातार आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। ठीक है ना। ये आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे उसके कल की क्लास के आगे। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, जाकर देख लीजिए, आपके लिए फ़ायदा है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, खुद से कुछ नहीं है। ये 22 जनवरी 2022 के पेपर हैं। ठीक है ना। तो और एक्सप्लेनेशन के साथ ही ये सारी आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के 3 अंग हैं। कौन कौन से? जो सरकार है उसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना। इनके जो कार्य उत्तरदायित्व है परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। ठीक है ना। तो इनके बीच जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा हुआ है। अब हम आगे ऑप्शन में देखते हैं। राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और शहरी संघवाद, सरकार सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये जो पृथक्करण है, इसका रीज़न यही है कि इनका जो आपका बात करें यहाँ पे, तो इनके बीच की जो शक्तियाँ हैं वो सुनिश्चित रहती हैं अगर ये एक दूसरे से क्या करते हैं, इनकी शक्तियाँ जो है अलग अलग होती हैं। बात करें यहाँ पे, तो राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाता है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगाता है, गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन डी है, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगाता है, यानी जो है क्या लगाता है, अंकुश लगाता है, रोक लगाता है, सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। तो ए बी सी सही है, डी आपका गलत हो जाएगा। तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। भारतीय संविधान राज्य 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने के साथ साथ राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी आपसे आंसर क्वेश्चन बनता है कि शक्ति का जो पृथक्करण है ये किसने किया? तो ये मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है ना। इनके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 15 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख देखने को आपको मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल को आदेश दिया गया, यानी पश्चिम बंगाल को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे। तो ये स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, जीने का अधिकार हो गया, 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष, यानी कानून के समक्ष जो है सभी को समान न्याय मिलना। ठीक है ना।
अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 में है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे, ठीक है ना। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे, जो भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में क्या किया गया था, एक समिति गठित की गई थी, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। यहाँ पे बात करें इस समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य 7 सदस्य थे। समिति ने 403 पेज की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को क्या किया था, लोकसभा में पेश किया था। कितने पेज की? 403 पेज की। और ये क्वेश्चन आपका 10 जनवरी 2022 को आया हुआ है, ठीक है ना। ये 10 जनवरी 2022 का है ये क्वेश्चन। तो राजेंद्र सच्चर जो हैं आपके मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए सच्चर समिति ने 10 प्रमुख सुझाव सौंपे। राजेंद्र सच्चर दिल्ली के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ठीक है ना। और जो NV रमन्ना थे, न्यायमूर्ति NV रमन्ना, ये 48वें न्यायाधीश हैं भारत के। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाशियाकरण कहते हैं। जो समाज से अलग होते हैं, ठीक है ना, जो समाज से हटकर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाशियाकरण, ठीक है ना। जब एक समुदाय को सामाजिक आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, यानी हर चीज़ से वंचित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाशियाकरण, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, सूची दिया है, रिक्शा चालक क्या करते हैं? रिक्शा चालक रिक्शा चालक है कपड़ा उद्योग कर्मचारी, कार्यालय का कर्मचारी। इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है ना। रिक्शा चालक हो गया, कपड़ा उद्योग का कर्मचारी हो गया, कार्यालय का कर्मचारी हो गया, और दुकानदार हो गया। तो शिफ्ट वर्क अस्थायी और अनियमित होता है। ये किसका होता है? अस्थायी होता है और अनियमित होता है। स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है स्वरोजगार। फिर बात आती है मासिक वेतन, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें हम यहाँ पर, तो कपड़ा उद्योग का कर्मचारी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही हो जाएगा। और इसमें मिलान हम एक बार कर लेते हैं ऑप्शन बी का। तो रिक्शा जो चालक है, रिक्शा चालक आपका इसका आ जाएगा, रिक्शा चालक ये हो जाएगा आपका स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ठीक है ना। फिर आपका आता है कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, शिफ्ट वर्क, और इसमें अस्थायी अनियमित काम होता है कपड़ा उद्योग का। कार्यालय का कर्मचारी, तो इसमें आपका हो जाएगा कार्यालय का कर्मचारी जो होता है मासिक वेतन, और दुकानदार जो दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता और स्वरोजगार की प्राप्ति होती है। इसमें ये चीज़ हो जाएगी आपकी। यहाँ पर एक बार देख लीजिए फिर से अच्छे से। तो यहाँ पे दिया है रिक्शा चालक जो होता है स्वरोजगार कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती इनकी। कपड़ा उद्योग का कर्मचारी शिफ्ट वर्क अस्थायी अनियमित काम होता है इसमें। कार्यालय का कर्मचारी मासिक वेतन इनको प्राप्त होता है। दुकानदार दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है और स्वरोजगार इनका होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी इनकी। और इसमें बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का मानकीय पक्ष है?
मानकीय पक्ष पूछा है तो विविधता का आदर करना, मानवीय मूल्य, व्यक्तिगत विकास, स्वतंत्रता। तो बात करें यहाँ पे विविधता का आदर करना, ठीक है ना, विविधता का आदर करना, मानवीय मूल्य पहला दूसरा, और उसके बाद आपका आ जाता है डी स्वतंत्रता, ठीक है ना। व्यक्तिगत विकास नहीं होता है, तो इसमें विविधता का आदर हो जाएगा, मानवीय मूल्य हो जाएगा और आपका स्वतंत्रता आ जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा यानी पट्टो स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि किसमें प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्रकथा का प्रयोग किया गया है। ये किताब का सौंदर्य बढ़ाते हैं या ये चित्रों की जीवन प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। ये बात तो सही है। फिर बात करें हम तो ये क्या करते हैं, ये बच्चों के मनोरंजन के लिए जोड़े गए हैं। इस पुस्तक और इसके विषय से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए बी सी या डी या फिर ए बी डी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओनली बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात इन्होंने की है कि ये चित्रों की जीवन प्रस्तुति के सारे विषय वस्तु की ओर बच्चों को जो बच्चों का ध्यान है वो आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्यकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय या जो है आपका कौन सा संप्रत्यय कि उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है। तो कौन सा ज़्यादा संभावना है इसमें, तो भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना, समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह छवियाँ, या सकारात्मक विभेद, या समुदाय के विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा, तो ये आपका सारा ही सही हो जाएगा, ए बी सी डी सभी सही हो जाएंगे। इसमें बात करें हम अगर, तो ये जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से अलग हटा देना, समुदाय के बारे में पूर्वाग्रह छवि होती है, स्टीरियोटाइप यानी भेदभाव, सकारात्मक विभेद होता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यहाँ पे बात करें समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्थिति होती है, ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधि को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना है, तो ये पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों के सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय को तुलना करने और इस अंतर के कारण को समझाने के लिए कहना, ठीक है ना। एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना, ये थोड़ा सा नकारात्मक में जाएगा। विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण और ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना, और फिर विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए कहना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ए सी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और सी, डी नहीं होगा। लीप ईयर वर्ष की गणना करने के लिए क्यों कहना भाई, तो ये ए सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थी के साथ, एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थी के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी, तो विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान, सरकार की भूमिका पर, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका पर। तो ये सरकार की भूमिका पर कर सकती है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यानी सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है। ठीक है ना। बात करें गांव के मानव जाति वर्णन नृजाति वर्णन से एक उदाहरण लेना, या फिर आपका यहाँ पे बात करें खसरा रिकॉर्ड का एक चित्र लेना, या फिर पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। तो ये पटवारी द्वारा जो है इस्तेमाल जो किया जाता है साधन, उनका चित्र इनको दिखाना। ठीक है ना। ये सब चीज़ें हो जाती हैं आपकी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी। तो शिक्षिका समानता के विषय पर करती है बात। पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना, या फिर विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सबके सामूहिक रूप से समानता के लिए उदाहरण ढूंढ कर लाने को कहना, या फिर विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। ठीक है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा ए और आपका हो जाएगा, यहाँ पे बात करें बी और सी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बी और सी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार विषय को पढ़ाते हुए एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। तो शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये आपका विवेक यानी तर्क के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे वो प्रयास कर रहा है रीजनिंग यानी तर्क की, अपने विवेक का प्रयोग करे बच्चे, इनका प्रयास कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है। तो समझाइए कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन रिपोर्ट के लिए सूचना कैसे मिलती है, या फिर इस लेख में से किसका मत छूट गया है, या फिर मुद्दा तैयार करना के उदाहरण उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे बात करें आलोचनात्मक चिंतन, तो ये है कि इस लेख में किस मत छूट गया है। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है, कक्षा में एक छात्र कहता है कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था। बंदगानों और सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था किसके समय में, खिलजी और तुगलक के समय में। इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पद प्राप्त थी। ठीक है ना। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग करता है। तो ये आगमनात्मक करता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखते कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसमें है कि विद्यार्थी समान अंतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते, विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते, या शिक्षिका द्वारा अक्षांशों और देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देशन नहीं दिया गया। तो इसमें बात करें हम अगर, तो इसमें हो जाएगा आपका बी और सी हो जाएगा। ठीक है ना। बी और सी, और इसमें हो जाएगा विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानता, और शिक्षिका जानकारी सही निर्देश नहीं दी है। ये रीज़न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ये आपका यहाँ पे 50 कैसे आया? अच्छा, बात करें हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो अच्छा हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करें 52 पे, और यहाँ पे बात करें तो आपका क्वेश्चन है, आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य के लिए आप निम्न में से किसे चुनेंगे? तो विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिमान हेतु ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, या उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड, या फिर भारतीय महाद्वीप पर विशिष्ट ब्रिटिश जो हैं ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती विधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। तो इसमें दो ए और बी हो जाएगा सही आपका। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिमान के लिए ब्रिटिश द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, और फिर आपका उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल होने की अधिकांश संभावना है? तो ये आपका विद्यार्थियों को 2 मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उनके कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं, या विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर, कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलाव का पता लगाने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से उधार लेकर सामाजिक न्याय पर एक नाटक खेलने को कहना, या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है या नहीं इस विषय पर लिखने को कहना। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसमें अगर बात करें हम तो ए बी डी आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा बड़ा है और इसे हम पढ़ेंगे। यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतःक्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है, ठीक है ना। तो चीज़ें हैं, सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपयुक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं। बात करें हम तो बढ़ते अंतर संबंधित विश्व में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर यह सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है। इस बात को रेखांकित करके या भौतिक व जीव विज्ञान की अन्वेषण विधियों की नकल करके। तो इसमें आपका बात करें हम तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता है? तो रूब्रिक्स, श्रेणी पैमाना, चेकलिस्ट या कक्षा प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, ठीक है ना। आंसर डी इसलिए हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न
कक्षा प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना। ये करना थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो आपका यहाँ पे अगर बात करूँ तो आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा दिए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता है। तो रूब्रिक होता है आपका, रेटिंग स्केल यानी श्रेणी पैमाना भी होता है, चेकलिस्ट भी होता है, लेकिन क्लासरूम क्विज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है। तो भारत में गिरते हुए बॉल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए, या यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास है। तो ये यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो आपका मेरे हिसाब से बी और डी होना चाहिए आंसर। हाँ, बी और डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर, तो बी में आपका है, यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास स्थित है वहाँ पर 3:30 दोपहर का हो रहा है, ठीक है ना। तो उस समय कलकत्ता में कितना बज रहा होगा, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। फिर आपका दिया प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अंतर बताना है, सोचना नहीं है। यहाँ पे सोचने की बात है कि निम्न में से किन गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है। चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खाद्यान्न कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना, ठीक है ना। तो ये सभी हो जाएंगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है। तो पोर्टफोलियो एक विश्वसनीय साधन है क्योंकि यह क्या करता है, साक्ष्यों पर आधारित होता है या एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। ये बात सही है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आपका आता है कि विद्यार्थियों के साक्ष्य पर आधारित होता है, ये ए भी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण, विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा साक्ष्यों पर आधारित होता है, साक्ष्यों पर आधारित होता है और एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर निदानात्मक सत्र अंत परीक्षा, ये प्रमाणीकृत होता है। योगात्मक परीक्षण, तो ये आपका ए और बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कक्षा में औपचारिक या अनौपचारिक अवलोकन नहीं होता, निदानात्मक मूल्यांकन भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सत्र अंत परीक्षा का, यानी टर्म एंड इंड एग्जामिनेशन, समेटिव एग्जामिनेशन का प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती हैं, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। तो कोई भी शिक्षिका है वह बच्चे के पहले ज्ञान को जानना चाहती है, तो सबसे पहले क्या करेगी, वो आपका निदानात्मक मूल्यांकन या स्थापन या मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन करेगी या रचनात्मक मूल्यांकन करेगी। तो ये करेगी आपका क्या, निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। बात करें हम लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, या फिर भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई थी। निबंध के लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या इसमें आपका आ जाएगा सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं। उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपका भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, फिर आपका निबंध लिखिए और उसके बाद आपका आता है सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं। ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सारी क्लास की मिलती रहे, ठीक है ना। बात करें हम तो ये डेली आपका 12 PM पे आपको ये क्लास मिल जाती हैं, ठीक है ना। और ये आपकी 62nd पेपर है जो कि बहुत ही कम लोगों को द्वारा ये पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस लेकर आई। सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस हैं आपके। बात करें यहाँ पे तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं सिर्फ थ्योरी से हो, तो थ्योरी तो आपका सपोर्टिव है, प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस प्लस थ्योरी आपको ज़रूरी है। और इस समय आपके पास अगर आज आपके पास 15 दिन बचा है तो 15 दिन बचा है तो आपके पास 15 दिन में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट।